हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से हम आप लोगों को वीडियो नहीं बना पा रहे थे और कंटिन्यू हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए दिल से सॉरी। और आपको आशा दिलाते हैं कि आपको कंटिन्यू वीडियो अब मिलता रहेगा। तो आज का हम लोगों का प्रकरण रहेगा शिक्षा। शिक्षण में अंतर क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षण जो होता है या शिक्षा जो होता है यह यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यानी किसी भी एग्जाम यदि टीचिंग लाइन में हम देते हैं प्राइमरी लेवल और मिडिल के लिए, तो ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं, हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा किसे कहते हैं और शिक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले शिक्षा को जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं शिक्षा को, तो एजुकेशन बोलते हैं। और एजुकेशन जो होता है, आप ये बता सकते हैं कि एजुकेशन किसे कहा जाता है। अगर परिभाषित करना होगा तो हम बता सकते हैं, कई शिक्षाविदों ने अपनी क्या की है, परिभाषाएं दी हैं, अपना मत प्रस्तुत किए हैं शिक्षा के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो एजुकेशन है, इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है, यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और वह कौन कौन से शब्द होते हैं, तो एक होता है ई और दूसरा जो होता है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना या प्रकट करना। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा जो भी व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित शक्तियां होती हैं उसे हम बाहर प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है ये एक और शब्द है लैटिन भाषा का। जैसे आप पढ़ते हैं इजुसियर भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं इजुकेयर भी पढ़ते हैं और इजुकेटम भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अगर इजुकेटम बताना हो तो ये भी बताएंगे कि लैटिन भाषा का एक शब्द है और वह कौन सा शब्द है, तो उस शब्द का नाम है इजुकेटम। क्या है, इजुकेटम। और इजुकेटम का जो अर्थ बताया गया है अंदर से बाहर लाना। अंदर से क्या करना, बाहर लाना, एजुकेटम का अर्थ बताया गया है। या अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। ठीक है ना। अगर देखते हैं तो दोनों का जो अर्थ बताया गया है दोनों का सेम ही है। यानी सभी व्यक्तियों में योग्यताएं पाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा के द्वारा उन योग्यताओं को हम क्या कर सकते हैं, बाहर प्रकट कर सकते हैं। तो शिक्षा की ये भूमिका है, यानी परिभाषाएं सामान्यतः हम दे सकते हैं, लेकिन अपनी परिभाषाएं जो है शिक्षाविदों ने अलग अलग दी हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सुने और उनका नाम जानते हैं, और उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दिए थे, बताए थे कि शिक्षा क्या होता है। तो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा कहलाती है। यह परिभाषा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी माने जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते हैं कि इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को यह भी हम जानते हैं और एग्जाम में पूछता भी, दिवस भी पूछता है। ठीक है ना। अब अगला जो है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी ने भी अपना परिभाषा दिए थे शिक्षा के बारे में और शिक्षा को परिभाषित किए थे और बताने का प्रयास किए थे कि शिक्षा होती क्या है, उसकी परिभाषा इन्होंने दिया। बताया कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर या आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। इन्होंने अपनी परिभाषा दिया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना। यानी अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया था। ठीक है ना, सर्वांगीण विकास पर बल दिया था। अब इसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ, अगर इसको परिभाषित करना हो कि शिक्षा का संकीर्ण अर्थ में क्या बताया गया है, तो शिक्षा का जो संकीर्ण अर्थ बताया गया है, शिक्षा का संकीर्ण अर्थ
अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत बताया गया कि शिक्षा का संकीर्ण अर्थ केवल पढ़ना, लिखना और गणना करना तक ही सीमित है। ठीक है ना। अगर शिक्षा का संकीर्ण अर्थ देखा जाए तो संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत यह बताया गया था कि पढ़ना, लिखना और गणना करना ही संकीर्ण अर्थ बताया गया है। ठीक है ना। यानी अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जो संकीर्ण अर्थ है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जो शिक्षा है संकीर्ण अर्थ में परिभाषित किया गया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह एक सीमित समय के लिए है। क्या है? एक सीमित समय के लिए बताया गया है। ठीक है ना। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि यह केवल कहां तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो केवल विद्यालय तक ही सीमित मानी जाती है। कहां तक मानी जाती है? तो विद्यालय तक ही सीमित मानी जाती है। ठीक है ना। यानी शिक्षा का संकीर्ण अर्थ जो बताया गया है विद्यालय तक सीमित बताया गया है। ठीक है। यानी पढ़ना, लिखना और गणना तक ही सीमित नहीं होता है, शिक्षा का संकीर्ण अर्थ में बताया गया है। और जो दूसरा बताया गया है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किए थे महात्मा गांधी जी ने, और महात्मा गांधी जी ने परिभाषित किए थे और इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। व्यापक अर्थ में अगर शिक्षा को परिभाषित करें तो सर्वांगीण विकास पर, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। तो इन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात इन्होंने कहा था कि 4H मॉडल यहां पर दिया है। कौन सा मॉडल? 4H मॉडल। यानी पहला इन्होंने कहा था कि मानसिक विकास, यानी शिक्षा के द्वारा क्या किया जा सकता है? मानसिक विकास किया जा सकता है, जिसको हेड के नाम से यानी हेड कहा गया है। ठीक है। दूसरा शारीरिक विकास बताया गया है, शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास में कहा गया है यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं? फिजिकल। ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? तो इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल या हेल्थ भी कह सकते हैं। 4H है तो हेल्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेल्थ। H फॉर हेल्थ। ठीक है। और H फॉर जो यहाँ पर बताया गया है मानसिक विकास। और जो तीसरा है क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास को हैंड, H फॉर हैंड से। और जो चौथा है भावात्मक विकास या भावनात्मक विकास कर सकते हैं, और इसको इन्होंने H से ही परिभाषित किया है, H फॉर हार्ट। H फॉर क्या है? तो हार्ट। यानी शिक्षा के द्वारा हम बालक का मानसिक विकास भी कर सकते हैं, शारीरिक विकास भी किया जा सकता है, क्रियात्मक विकास भी किया जा सकता है, भावात्मक विकास भी किया जा सकता है। अर्थात सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। महात्मा गांधी जी ने व्यापक अर्थ में शिक्षा को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि यह जो है यानी क्या है? व्यापक अर्थ में बताएं कि सर्वांगीण विकास किसका? बालक का किया जाता है। किसके द्वारा? तो शिक्षा के द्वारा। 4H मॉडल भी कह सकते हैं। H जो है मानसिक विकास हेड से, और जो शारीरिक विकास है हेल्थ, और क्रियात्मक विकास हैंड, और भावात्मक विकास जो है हार्ट। ठीक है। इस प्रकार हम लोग यह जाने कि शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या होता है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। संकीर्ण अर्थ में पढ़ना, लिखना और गणना तक ही सीमित बताया गया है, अर्थात विद्यालय तक सीमित होता है। और व्यापक अर्थ में बताया गया है कि जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, भावात्मक विकास किया जाता है। तो यह व्यापक रूप में महात्मा गांधी जी ने अपना परिभाषा दिए थे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्या होती है? प्रक्रिया होती है। क्या होती है? तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा कितने प्रकार का होता है, यानी शिक्षा के प्रकार। यहां से भी आप देखते हैं अपने सिलेबस में तो प्रश्न बने हुए हैं और बनते भी हैं, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। शिक्षा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? शिक्षा के प्रकार,
शिक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए गए हैं। और वह कौन कौन सी 3 प्रकार हैं? तो पहला बताया गया है औपचारिक शिक्षा। पहला प्रकार जो है औपचारिक शिक्षा बताया गया है। दूसरा जो प्रकार बताया गया है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। और जो तीसरा बताया गया है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको आप दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जान सकते हैं, पत्राचार शिक्षा के नाम से भी जान सकते हैं। इसके कई नाम होते हैं, ठीक है ना। यानी शिक्षा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। तो अब यह जानने की आवश्यकता है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, और जो तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। अगर औपचारिक शिक्षा को परिभाषित करना होगा तो हम यह बता सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा कैसी शिक्षा होती है, किसे कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा एक निर्धारित स्थान पर एक निश्चित समय में, यानी एक निश्चित समय में और निर्धारित स्थान पर, निश्चित समय और निर्धारित स्थान पर, तथा हम यह भी कह सकते हैं कि एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया जाता है औपचारिक शिक्षा कहलाता है। यानी हम लोग यह जाने कि औपचारिक शिक्षा को अगर परिभाषित करना होगा तो हम यह किए हैं कि एक निश्चित अध्यापक के द्वारा, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में जो शिक्षा दी जाती है वही कहलाती है औपचारिक शिक्षा। क्या कहलाती है? तो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और इसमें आपसे उदाहरण पूछा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा का उदाहरण क्या है। तो औपचारिक शिक्षा का उदाहरण विद्यालय। औपचारिक शिक्षा का उदाहरण क्या है? तो विद्यालय है। विद्यालय में एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा यानी अध्यापक के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है, और एक निश्चित समय होता है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होगी वह शिक्षा कहलाएगी औपचारिक शिक्षा। क्या कहलाएगी? तो औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। दूसरा जो प्रकार है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अगर परिभाषित करना होगा तो हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसका कोई निर्धारित स्थान नहीं होता है, अनिश्चित समय होता है, न तो किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। तो यह अनौपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा का जो अगर उदाहरण देखा जाए तो घर कह सकते हैं या परिवार कह सकते हैं और समाज, ठीक है ना। परिवार, समाज जो है यह अनौपचारिक शिक्षा का साधन माने जाते हैं, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा का साधन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे समाज में कोई भी व्यक्ति आपको शिक्षा दे सकता है, ठीक है ना, स्कूल से बाहर। कहाँ? स्कूल से बाहर, ठीक है ना। तो यह शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। आपसे कभी प्रश्न ऐसे ही बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से औपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है या शिक्षा का उदाहरण है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न बनता है, आप लोग देखेंगे तो मिलेगा, ठीक है ना। प्रश्न अगर बन जाए कि औपचारिक शिक्षा का साधन है, ऑप्शन पहला मान लीजिए दे देगा विद्यालय, दूसरा आपसे ऑप्शन दे सकता है घर, तीसरा मान लीजिए परिवार दे दिया, चौथा मान लीजिए समाज दे दिया। तब आपका उत्तर क्या होगा? विद्यालय। औपचारिक शिक्षा का साधन क्या होता है? तो विद्यालय होता है, ठीक है ना। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा का भी साधन पूछा जा सकता है। तो जब तक हम लोग इनके बारे में नहीं जानते रहेंगे और उदाहरण नहीं जानते रहेंगे तो उत्तर उचित प्रकार या सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। अगला जो है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो निरौपचारिक शिक्षा को आप परिभाषित कर सकते हैं। अगर निरौपचारिक शिक्षा को परिभाषित करना होगा तो हम कह सकते हैं कि दूर स्थान से या दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? दूरस्थ शिक्षा कहलाती है या निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे टीवी के माध्यम से हम शिक्षा ले सकते हैं, पत्राचार के माध्यम से, समाचार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा ले सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा किसके लिए है? तो क्या कहलाती है? तो निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए शिक्षा होती है जिनके लिए दुर्गम
क्षेत्र जो निवास करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो बालक निवास करते हैं, जो शिक्षा से वंचित होते हैं, जो अब विद्यालय तक जाने में असमर्थ होते हैं, या जो विद्यालय होते हैं बहुत दूरी पर होते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, निरौपचारिक शिक्षा या पत्राचार शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग राजर्षि टंडन का नाम भी सुनते हैं, इग्नू का नाम भी सुनते हैं। तो यह जो है दूरस्थ शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यह जानेंगे, एक शिक्षाविद थे, शिक्षा की परिभाषा इन्होंने दिया। एक शिक्षाविद थे और इन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा में दो तत्व होते हैं, अर्थात जो शिक्षा होता है यह क्या होता है, शिक्षा के बारे में बताए उन्होंने। उनका नाम था जॉन एडम्स। उनका क्या नाम था? तो जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और इसके अंतर्गत दो तत्व निहित होते हैं। कितने तत्व? दो तत्व निहित होते हैं, और वह दो तत्व कौन कौन से होते हैं? तो एक इन्होंने बताया था कि एक बालक होता है, या आप कह सकते हैं कि शिक्षार्थी होता है, और दूसरा इन्होंने कहा था शिक्षक या अध्यापक। शिक्षक या अध्यापक। ठीक है ना। यानी शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत दो तत्व निहित होते हैं, और वह दो तत्व कौन कौन से होते हैं? तो एक बालक होता है, दूसरा शिक्षक होता है। जॉन एडम्स के द्वारा शिक्षा की परिभाषा बताई गई। क्योंकि हम तो जानते हैं कि शिक्षा एजुकेशन कहा जाता है जो शिक्ष धातु से बना है, और शिक्ष धातु का अर्थ ही होता है सीखना। ठीक है ना। शिक्षा के द्वारा हम बालकों के व्यवहार में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, बालक का मानसिक विकास कर सकते हैं, बालक का शारीरिक विकास भी कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा चारित्रिक विकास भी कर सकते हैं, संवेगात्मक विकास भी कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक अधिगम भी कर सकता है और अपने जीवन में सफल भी हो सकता है। शिक्षा, आप सुनते हैं बार बार, एक शायरी है, एक मोटिवेशनल है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही क्या करता है? दहाड़ता है। ये आप मोटिवेशनल पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यह जानने का प्रयास किए कि शिक्षा होता क्या है, और शिक्षा की परिभाषाएं शिक्षाविदों ने, महापुरुषों ने क्या क्या दिए उनके बारे में। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, महात्मा गांधी जी ने क्या बताया था, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी धातु से बना होता है, औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, और निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, विद्यालय किसका उदाहरण है, समाज किसका उदाहरण है, परिवार किसका उदाहरण है, टीवी किसका उदाहरण है, समाचार पत्र किसका उदाहरण है। हम लोग क्या कर चुके हैं? इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।